हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रे ऑप्टिक्स की पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस किए थे फॉर्मूला रिलेटेड टू मिरर्स एंड लेंसेज। आज के वीडियो में हम प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में टोटल 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज होती है और जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज हैं उनके बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। सपोज इसको नेम दे रहे हैं एबीसी। ए बी और ए सी दोनों रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज होंगी और एंगल ए होगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक रे इसके ऊपर इंसिडेंट है। ये जो रे बनाई है हमने दैट इज इंसिडेंट रे। ये रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास। बाहर एयर है, अंदर ग्लास है। एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रही है मींस रेयरर टू डेंसर मीडियम। जब ये रे रेयरर टू डेंसर जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड होगी बेस की तरफ। अब ये जब ग्लास से एयर में जाएगी, फिर डेंसर टू रेयरर जा रही है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब इनको नेम दे देते हैं। ये वाली रे इंसिडेंट रे, जो फर्स्ट टाइम हमें रिफ्रैक्शन के बाद मिल रही है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, और जो ये बाहर निकल रही है रे दैट इज इमर्जेंट रे। फॉर्मूला के लिए हमें एंगल चाहिए, दोनों सर्फेसेस पर नॉर्मल बना दिए। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। दो रिफ्रैक्टिव एंगल्स बन रहे हैं। एक बन रहा है यहाँ पर फर्स्ट सरफेस पर नॉर्मल के साथ जो एंगल है, इस एंगल का नेम है R1। सेकेंड सरफेस और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसका नेम है R2। सो दो एंगल्स है ये जो अंदर मार्क कर रहे हैं, मैंने शेड कर दिए, दैट आर R1 एंड R2। क्या रिलेशन है R1 और R2 का ए के साथ? तो फर्स्ट फॉर्मूला बनता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए। सेकेंड फॉर्मूला I और E का फॉर्मूला है एंगल I प्लस एंगल E इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है? अगर मैं इंसिडेंट रे को बैक प्रोड्यूस कर दूं, इस इंसिडेंट रे को आगे ले जाऊं और ये इमर्जेंट रे को भी बैक प्रोड्यूस कर दूं, तो इन दोनों रे के बीच में जो एंगल है ना, इसे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलते हैं। तो I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। अब हमें पता है अगर हम I को बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे I इंक्रीज होता है डेल्टा की वैल्यू पहले डिक्रीज होती है, डिक्रीजेस रीचेज अ मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू रीच करती है जिस मिनिमम वैल्यू को हम डेल्टा मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कॉल करते हैं, एंड देन इंक्रीजेस। फिर उसके बाद डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा और आई के बीच में। जिस वक्त डेल्टा मिनिमम होता है, ये जो डेल्टा मिनिमम वैल्यू है, जिस वक्त डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, उस वक्त एंगल आई और एंगल ई इक्वल होते हैं। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल्टा एम के बीच में रिलेशन है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। इस फॉर्मूला को हम प्रिज्म फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला रिलेट करता है डेल्टा एम, ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास को। याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब कुछ और फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब ये फॉर्मूला रिलेशन देता है डेविएशन बाय स्मॉल एंगल प्रिज्म। ऐसे प्रिज्म जो स्मॉल है उनके लिए डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसी फॉर्मूला से कुछ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट जो आप डिराइव कर सकते हो। हमें पता है जो लैम्डा रेड, जो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर है इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वॉयलेट। अगर लैम्डा रेड बड़ा है तो म्यू कम होगा, म्यू रेड इज लेस देन म्यू वॉयलेट। लैम्डा और म्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब म्यू अगर रेड का कम है तो डेल्टा रेड का कम होगा। सो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय रेड कलर इज लेस देन द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय वॉयलेट कलर। जो रेड कलर है वो कम एंगल से डेविएट होता है और जो वॉयलेट कलर है वो सबसे ज्यादा एंगल से डेविएट होता है, और जो बाकी कलर्स है वो इस डेल्टा रेड और डेल्टा वॉयलेट के बीच के एंगल्स में डेविएट होते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स। मतलब जितना डेविएशन वॉयलेट कलर में है माइनस जितना डेविएशन रेड कलर में, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। वैल्यू पुट कर देते हैं डेल्टा वी की। अगर डेल्टा म्यू माइनस 1 इंटू ए है तो डेल्टा वी को क्या लिखूंगी, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, माइनस डेल्टा आर को लिखूंगी म्यू आर माइनस 1 इंटू ए कॉमन ले लो, म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1 विच इज इक्वल टू ए म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर। ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। सो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, फॉर्मूला कम्स आउट टू बी
A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्पर्सिव पावर का। डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन को जब हम मीन डेविएशन से डिवाइड कर दे तब हमें ओमेगा मिलता है। अभी डिराइव किया एंगुलर डिस्पर्जन, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन मीन डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसल, सो ओमेगा कम्स आउट टू बी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। नेक्स्ट है सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला। सिंपल माइक्रोस्कोप हमें पता है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कन्वेक्स लेंस होता है ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ विच इज हेल्ड क्लोज टू आई, आई के पास रखते हैं, और जो इमेज है अगर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही है, मतलब जो इमेज है वो डी डिस्टेंस पर बन रही है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डिस्टेंस पर रखा गया है, तब फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। तो जो आपने फॉर्मूला याद रखना है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, वेयर d इज 25 सेंटीमीटर, f है फोकल लेंथ। और नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस कौन सा केस था, जब जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बन रही है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू डी बाई एफ। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनती है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, m इज इक्वल टू डी बाई एफ। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिससे हम मैग्नीफाइड इमेज देख सकते हैं टाइनी ऑब्जेक्ट की। इसके अंदर दो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव, जो ये फर्स्ट वाला लेंस है ऑब्जेक्टिव, जो आईज के पास है दैट इज आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ छोटा होता है, स्मॉल अपर्चर होता है, और जो आईपीस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, magnification of compound microscope is given by product of magnification of objective and magnification of eyepiece, m is equal to mo into me। एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला m is equal to v नोट by u नोट into 1 plus d by fe। u नोट है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट कितना दूर पर है। v नोट है जो इमेज ऑब्जेक्टिव की बन रही है और जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है आईपीस के लिए, d इज 25 सेंटीमीटर और fe इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। अब इसी के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए अगर इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, m इज इक्वल टू वी नोट बाई यू नोट तो वैसे ही रहेगा जैसे पिछले में किया था, 1 हटा दिया था ना, तो यहाँ पर भी 1 हटा दो, d बाई एफ ई, इजी है। नेक्स्ट फॉर्मूला लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ ट्यूब कैसे निकालेंगे, ये जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो ऑब्जेक्टिव से लेकर आईपीस तक का डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्टिव से आईपीस तक का डिस्टेंस दो डिस्टेंसेस से बना हुआ है, वी नोट और यूई, तो इन दोनों को ऐड कर दो। बस ये ध्यान रखना जो यूई है ना वो मोड में लेना है, मतलब यूई को नेगेटिव नहीं लेना। सो जो लेंथ ऑफ ट्यूब बन जाएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब इज वी नोट प्लस यूई, और यूई को लेना है मोड में। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है जिससे हम हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स इनको व्यू करते हैं। फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू माइनस एफ नोट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, जहां पर FO इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, D इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, आईपीस की जो फोकल लेंथ है वो कम होती है। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर भी ज्यादा होता है, आईपीस का जो अपर्चर है वो कम होता है। अब इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बन रही है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में m इज इक्वल टू माइनस एफ नोट बाई एफ ई, सिर्फ माइनस एफ नोट बाई एफ ई इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। आई होप आपको सभी फॉर्मूलास रिवाइज हो गए होंगे। सो हमने रे ऑप्टिक्स के जितने भी फॉर्मूला थे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में रिवाइज कर लिए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।